नमस्कार, आप देख रहे द बिहारी जनसेवा न्यूज, आपकी आवाज बिहारी रिपोर्टर के साथ। नमस्कार, मैं दीपशिखा और आप देख रहे हैं द बिहारी जनसेवा न्यूज। आज हम पहुंचे हैं पूर्णिया में और पूर्णिया की कुछ जनता हमारे साथ है, जिससे हम ये बात करेंगे कि आखिर पूर्णिया में, क्योंकि जहाँ तक हम पता चला इन लोगों से कि एक ही विधायक पिछले 10 सालों से हैं, तो ज़मीनी स्तर पे क्या कार्य हुआ है, क्योंकि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्णिया, और क्योंकि नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र में आता है ये भी, तो जानना ज़रूरी है कि आखिर यहाँ पे क्या काम चल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है और स्वास्थ्य में यहाँ पे क्या स्थिति है। आइए हम बात करेंगे यहाँ की जनता से और यहाँ का हाल जानेंगे कि क्या यहाँ का व्यवस्था चल रहा है। अरे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पूर्णिया की स्थिति क्या है, आपको क्या लग रहा है कि अभी आगे आने वाले चुनाव में सेम विधायक रहेंगे या फिर चेहरा बदलने की आप लोग पूरे ही प्रयास में रहेंगे? सबसे पहले तो मेरा नाम हुआ शशि कुमार मिट्टू, और रहा बात विधायक जी का 10 वर्ष से या बदलाव की, तो बदलाव के अभी सामने आप देख सकते हैं कि ये रंगभूमि मैदान है। यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री आके संबोधित करते हैं, चुनाव के लिए वोट मांगते हैं, बड़े बड़े देश के नेता आते हैं और कितने लोगों को नेता बना दिया ये मैदान। आप देख सकते हैं सामने जो रोड है, कई वर्षों से खटारा रोड पड़ा है। क्योंकि मंत्री नेता सब तो आते हैं डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आते हैं, तो उनको क्या पता रोड कैसा है नहीं है। तो सबसे पहला समस्या है कि ये रोड जो है कई वर्षों से अधमरा पड़ा हुआ है। और रही बात कि हम लोग जो विधायक चुनते हैं, तो हम लोग विधायक क्या चुनते हैं कि लोगों को एक ब्रांड मिल गया है कि हाँ कमल फूल छाप है तो उन्हीं को जिताना है, अरे हिंदू है, जय श्री राम तो बोल रहा है। तो ये चीज़ बदलना होगा। आप लोग विकास नहीं खोजते हैं, आप लोग को चाहिए बस कि ब्रांड है, मोदी जी के छाप से उठे तो उनको जिता देना है, चाहे कैसे भी विचार के लोग। जैसे कि मतलब इससे आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार मोदी जी अपने स्तर से जो भी काम करे, इस बार विधायक अगर अपने स्तर पे नहीं अपनी जनता को खुश कर पाए, तो इस बार जनता को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। जनता को सबसे पहली बात की व्यक्तिगत पहचान देख करके चुनाव में वोट देना चाहिए, ना कि किसी पार्टी सिंबल पे कोई भी ऐरा गहरा आया बड़ा ब्रांड देख करके, पार्टी देख करके उनको जिता देना, ये विकास का मुद्दा नहीं है। ऐसा कि मैं भी अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगी कि आप पीछे की सड़कें भी दिखाएं, वो भी कैमरा को धीरे से घुमाते हुए, कि जैसा इन्होंने बताया कि रंगभूमि का जो मैदान है, यहाँ कई नेता बनाए गए हैं। यहाँ से नेता प्रधानमंत्री खुद यहाँ से जनता को अपनी बात रखते हैं और जनता के बीच आते हैं। तो ये इस मैदान की ये जो हालत है, क्योंकि अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं पहले बात उन्हीं की करेंगे और उसी मैदान की करेंगे, उसके बाद हम लोग अब स्वास्थ्य की बात करेंगे और रोजगार की बात करेंगे कि और यहाँ के विधायक कितने आप लोगों से जुड़ते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि है। आज मतदान का वक्त आएगा तो आपके घर भी आएंगे, तो लेकिन ये 5 साल का जो अंतराल होता है, क्या उस बीच में आप अगर उनसे मिलना चाहें तो बहुत आसान होता है या फिर बहुत मुश्किलों का सामना? नहीं, मिलना तो बहुत आसान है। कभी अभी बर्थडे होगा तो बुलाएंगे तो केक काटने भी आ जाएंगे। रही बात है कि स्वास्थ्य विभाग में आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज है, फिर भी आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। और अगर आपकी पैरवी पहुंच है तो बड़े बड़े डॉक्टर वहां पे आपको आसानी से देखेंगे। मिडिल क्लास गरीब परिवार के अगर मरीज जाते हैं तो उनको जो है कि तुरंत रेफर कर दिया जाता है, ना आईसीयू की व्यवस्था है। कोई भी जो सरकारी गवर्नमेंट में एक जैसे दिल्ली एम्स ये सब में व्यवस्था होती है, वैसा हम लोग के सीमांचल में होनी चाहिए व्यवस्था। और दूसरी बात है कि विधायक जी को विकास से मतलब नहीं है, बस मरनी का भोज हो, शादी का भोज हो, बर्थडे हो, बस शाम में आज के युवा नेता भी जितने भी हैं, खाली विधायक जी की बात नहीं करेंगे। हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा नेता हैं, चाहे जिस पार्टी के हो, वो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दा के लिए आवाज़ कभी नहीं उठाते हैं। बस शाम में सर दर्द के तैयार रहना है, भोज खाना है, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालना है। आज फल्ले के मरनी में शामिल हुए। आज ये सामने जो देख रहे हैं हाउसिंग बोर्ड, जो कि पूर्णिया का एक बहुत बड़ा पहचान है, जो कि पूर्णिया के जिला पदाधिकारी राम सेवक शर्मा जब थे, इस भी हमको याद नहीं है। तो आज आधुनिक भारत में इस जगह का स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ पे लगभग स्मैक जो करते हैं, सूखा नशा, तो स्मैक जो है लगभग घरे घर बिक रहा है। इस पे प्रशासन लापरवाह है, चूँकि शराबबंदी के आड़ में जो है कि प्रशासन का काम है सिर्फ शराब पकड़ना और सब घटना से कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। हाउसिंग बोर्ड का समस्या क्या है कि यहाँ पे लगभग 20,000 की आबादी होगी,
20,000 की आबादी में अगर सरकार या विधायक, कई बार मैंने बोला कि इसके बारे में बात करें, विधानसभा में आवाज़ उठाएं, तो उन्होंने नहीं उठाया। और दूसरी समस्या ये कि हमारे इसी क्षेत्र में जिला पदाधिकारी कार्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है और यहाँ पे एक हाउसिंग बोर्ड प्राथमिक विद्यालय है जो कि 2006 में इसका निर्माण हुआ था और वो 2006 में एक पीपल के पेड़ के नीचे चलता था। उसको धीरे धीरे हम लोग अपने पैसे, मैं अपना पैसा लगा करके उस स्कूल में जो है डेस्क बोर्ड, बेंच, वाइट बोर्ड, पानी फिल्टर, चापाकल इत्यादि बहुत सारा चीज़ उपलब्ध कराया, लेकिन अभी तक वो टीन का ही बना हुआ है। मैंने इस संदर्भ में विधायक जी से या सांसद जी से कई लोगों से आवाज़ उठाया कि इस विद्यालय का पक्कीकरण कराया जाए, तो लगभग अभी तक कुछ नहीं होता है। आपके सांसद, अभी आपने नाम लिया, सांसद काफ़ी सक्रिय रहते, तो फिर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? सांसद जी तो हमारे ये मान लीजिए कि 1 साल भी नहीं हुआ है, तो हम इन पे डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जो 10 वर्ष सांसद थे या 10 वर्ष से एमएलए है, उनको पहले सबसे पहले पर ध्यान देना चाहिए। हमारी वर्तमान सांसद हैं, ये तो एक्टिव रहते ही हैं, ये कोई दो राय नहीं है, लेकिन है क्या कि इनके पास में हम लोग पहुँचे भी नहीं इस मुद्दा लेके। लेकिन बिहार सरकार के हर मंत्री विभाग को मालूम है इस विद्यालय की परिस्थिति क्या है। हाँ, जब मंत्रियों को पता है तो अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको तो पता होगा ही। अब हमारे साथ युवा है, युवा वर्ग से हम ये बात करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है, क्योंकि हम पूर्णिया में हैं और पूर्णिया विश्वविद्यालय मुझे रास्ते में दिखा, तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे भी बात होनी चाहिए। तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है? जी बिल्कुल, सर्वप्रथम तो मैं आपका पूर्णिया के पावन धरती पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अंकित विद्यालय का छात्र हूँ, पूर्णिया कॉलेज में 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ बीए का। मैं तो उसकी परिस्थिति भली भांति जानता हूँ। विश्वविद्यालय का एक कारनामा इधर बहुत प्रचलित है, रिजल्ट प्रकाशित होता है, बहुत सारे लोग उसमें फेल हो जाते हैं। जहाँ तक हमें पता है शायद PhD का रिजल्ट था वो, उसमें जब फेल हुए सारे बच्चे तो उसका बहुत विरोध प्रदर्शन किया वहाँ के छात्र नेताओं। तो कॉपी तो रीचेक हुए, लेकिन जो लोग पहले पास हुए थे उनको उस रीचेक में वापस फेल कर दिया गया और जो फेल थे उन्हें पास कर दिया गया। उसको लेके भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कुलपति महोदय जो हैं हमारे, वो चैम्बर से निकलते नहीं हैं, तो पूर्णिया विश्वविद्यालय की समस्या क्या सुनेंगे? पूर्णिया कॉलेज विश्वविद्यालय के जस्ट बगल में है, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ आपको छात्र नहीं दिखता है। छात्र से अधिक जो भैया अभी बोल रहे थे स्नैक पीने वाले, वैसे लोग भरे मिलते हैं कॉलेज में। 4 बजे तक वो लोग बैठे रहते हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन इसके प्रति बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। कॉलेज में छात्र से अधिक छात्र के नाम पे गुंडे भरे हुए हैं। छात्र नेताओं के नाम पे आधे से अधिक लोग ऐसे हैं जो सिर्फ छात्रों के उन मुद्दों में पहुंचते हैं जो मुद्दा थोड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए। जो भैया बोले भी कि गाना लगाना आजकल बड़ा अच्छी हो गया है ट्रेंड। जहां 20 छात्रों का कोई मुद्दा है, कोई भी छात्र नेता वहां पहुंचेगा, थोड़ा बोलेगा और सक्रिय हो जाता है, 1-2 रील बनता है, वो लोग निकल जाता है। छात्रों का समस्या आज के समय में पूर्णिया विश्वविद्यालय में किसी से छिपा नहीं है, ना ढंग से अभी पढ़ाई हो रही है। कॉलेज में फैसिलिटी के नाम पे इधर भी हम लोग सर से मिले थे, मनोज सर से, BCA विभाग का समस्या को लेके। BCA विभाग में आप मानिए अभी 50 से अधिक छात्र एक बैच में पढ़ रहे हैं, उसमें 30 कंप्यूटर हैं लैब में प्रेजेंट। 30 में से 17 कंप्यूटर खराब हैं, तो आप बोलिए 13 कंप्यूटर पर 50 बच्चा लैब कैसे करेगा? BCA मूलभूत से पढ़ाई है कंप्यूटर का, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा, थ्योरी नॉलेज लेके क्या करेगा? उस बच्चा को जॉब मिलेगा कभी जिसको कंप्यूटर चलाने नहीं आएगा? स्किल ही नहीं रहेगी तो फिर डिग्री लेगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अभी इधर का विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्रियों पे भरोसा कर रहा है, स्किल बढ़ाने पर नहीं। इसलिए इधर के बच्चे चाह के भी अपना एक स्थान ग्रहण जो कर सकते हैं, पद ग्रहण कर सकते हैं, उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, यहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से यहाँ से पलायन भी होता है, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, बाद में उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी लेकिन लोग कहते हैं कि सिर्फ मजदूर पलायन करते हैं, तो इस पर क्या कहिएगा? किसी मजदूर पलायन करते हैं कि पढ़े लिखे वर्ग भी बाहर भागना? देखिए, पढ़े लिखे लोग भी भागना चाहते हैं, बिल्कुल भागना चाहते हैं। अभी हम ही को यहाँ से अच्छा संस्था कहीं और मिलेगा, हम वहीं जाना प्रीफर करेंगे, लेकिन हमारा घर यहाँ है तो हम यहीं रह रहे हैं। तो अभी हम बस यही आपको बताना चाह रहे हैं, जो बच्चा विश्वविद्यालय से पढ़ा वो डिग्री लेके पास तो हो गया, किंतु उसके पास नॉलेज नहीं है, उसको कोई अच्छी जॉब मिलेगी नहीं। सरकारी नौकरी इतनी है नहीं कि सबको मिल जाए। फैक्ट्री की सुविधा यहाँ तो है नहीं बिहार में, सबको उसके लिए गुजरात जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। लाखों लाख पढ़ाई में लगाने के बाद 12,000, 14,000, 15,000 के लिए आपको अपना घर से भी दूर रहिए, सम्मान के हिसाब से नौकरी भी नहीं मिलता है। आपको ही पता है कि दिल्ली पंजाब में यहाँ के बच्चे क्या करेंगे।
यहाँ जब खुद फैक्ट्री लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उतनी जॉब दे ही नहीं सकती है, ये सबको पता है। आज का युवा ये पता है कि सरकारी नौकरी आप अत्यधिक नहीं दे सकते हैं कि सभी युवा सरकारी नौकरी बन जाए। तो इसके लिए स्टार्टअप आइडियाज़ को यहाँ पे अति करना चाहिए। यहाँ के विद्यालय में सर्वप्रथम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्सेज डालना चाहिए। बच्चों को 8वीं के बाद से ही बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाए जाने चाहिए, जिससे कि उनके प्रति बिजनेस के प्रति नॉलेज आए, वो आगे कोई स्टार्टअप करे, जिससे बिहार का नाम भी आगे बढ़े। यहाँ पूर्णिया मखाना हब कहा जाता है, मखाना यहाँ सबसे अधिक निकलता है, लेकिन यहाँ का बच्चा मखाना का स्टार्टअप नहीं करता है। वो कहीं और का बच्चा स्टार्टअप करेगा, वो यहाँ से मखाना लेके जाएगा, लेकिन यहाँ का बच्चा मखाना से रिलेटेड कोई स्टार्टअप नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार उसको कोई सुविधा नहीं दे रही। तो मैं तो यही विनती करूँगा कि सर्वप्रथम प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं उनका चलन बढ़ाए बिहार में, स्टार्टअप कल्चर बढ़ाए, बच्चों को 6 के बाद से ही थोड़ा थोड़ा बिजनेस के बारे में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाया जाए। इससे ये होगा कि जब तक वो 10वीं करेंगे, 12वीं करेंगे, उन्हें ये पता होगा कि बिज़नेस में किस तरफ चलें, तो वो मेरा रुचि किस विषय में है, मैं किस प्रकार का स्टार्टअप रन कर सकता हूँ। उससे क्या होगा, जॉब भी क्रिएट होगा, और जॉब क्रिएट होगा तो इतने लोग युवा जो हैं बेरोजगार नहीं होंगे, बेरोजगार नहीं होंगे तो वो नशा के शिकार नहीं होंगे। वही बेरोजगार युवा कल चेन छीनते हैं, बाइक चुराते हैं, साइकिल चुराते हैं, चोर बदमाश बन जाते हैं। उससे अच्छा है कि सरकार ध्यान दे। सरकार जो ये बस जातिवाद करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, मैं तो इसका विरोध करता हूँ। हिंदू मुस्लिम तो अब युवा भी करने लगे हैं, युवाओं को भी उस तरफ बहुत रुचि बढ़ने लगा है कि हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, या फिर कुछ नहीं तो चलो ठीक है कोई एक पार्टी में जुड़ जाते हैं, छात्र नेता तो कम से कम कहला लेंगे, या फिर युवा नेता कहला लेंगे। तो इसके लिए तो बस हम यही कहेंगे, इसका मेन प्रचलन तो यही है कि जो बड़े बड़े मंत्री आते हैं, सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, वो जिस प्रकार की छवि युवा पे छोड़ते हैं, युवा भी अपना रोल मॉडल समझता है किसी मंत्री को, अब वो आके हिंदू मुस्लिम कर रहा है। तो जो युवा है, सामान्य वर्ग का युवा है, साधारण युवा है, वो तो उसी को देखेगा कि ये करके ये यहाँ पहुँचे हैं, हम भी इसी रास्ते पर निकल जाते हैं। वो तभी ये नहीं सोचता है कि बेरोजगारी मुद्दा है, नशा मुद्दा है, ये सब पे बात होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त सभी फोकस करते हैं हिंदू मुस्लिम पर। ये बात गलत नहीं है, अपना धर्म का सम्मान सबको करना चाहिए, लेकिन अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, दूसरे के धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। अभी के युवा को ये सोचने की सही में ज़रूरत है कि दूसरे के धर्म का ना अपमान करें, ना अपने धर्म का हम अपमान सहे। इतना में छात्र नेता बनने या युवा नेता बनने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है एक मामला चल रहा है जहाँ पे एक सर्टिफिकेट के चलते कोई भी जब युवा नौकरी के लिए जाता है और उसमें कोई किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है और उसमें अगर देर होने लगता है, टाइम लगने लगता है, तो वो अंदर से, क्योंकि आपको मिल चुका है ना नौकरी या फिर मिलने वाला है, ऐसे में अगर बस एक सर्टिफिकेट के जैसे उस पर एक कोमा, मतलब बस आपको कुछ वेट करना पड़ जाए, तो अंदर एक डर बैठ जाता है, क्योंकि परिवार की बात होती है, अपने करियर की बात होती है। ऐसे में मैं यहाँ पे ये भी बात करूँगी कि जब आप जाते हैं अपने काम के लिए, तो क्या वहाँ पे आपको मदद मिलती है? जब वो जान रहे होते कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप हर तरफ से एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए, तो क्या आपको प्रशासन की तरफ से या जहाँ जाते हैं वहाँ जो उसके हेड होते हैं, कितना मदद और सहयोग मिलता है? जी, मेरा नाम शिवम हुआ, मैं यहीं पूर्णिया का निवासी हूँ। एक तो पहली बात तो ये कि सर्टिफिकेट क्या आप आसानी से मिल जाता है, इसके लिए तो मैं ना ही कहूँगा, क्योंकि एक विद्यार्थी अपना पूरा जीवन लगा देता है एक सरकारी नौकरी को पाने के लिए। आपको पता होगा कि इसके लिए कितनी सारी मेहनतें करनी पड़ती हैं, रात का जागना, सुबह का जागना, नींद हराम हो जाती है, फिर जाके उस PDF में अपना एक नाम दिखता है, तो मैंने प्री पास किया, मैंने मेंस पास किया, अब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें ब्लॉक्स के चक्कर काटने पड़ते हैं। चलिए निवास बन जाता है, आय का बन जाता है, कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जो जैसे ब्राह्मण के लिए EWS का सर्टिफिकेट होता है। आज यहाँ का एक ऐसा कार्यकलाप बना दिया गया है हमारे ब्लॉक में कि पहले आप अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद आप कर्मचारी से मिलिए। मेन चीज़ यहाँ कर्मचारी का हो जाता है। कर्मचारी अपने ऑफिस में आपको कभी नहीं दिखेंगे, आज तक मुझे नहीं मिले हैं। ऑफिस बंद रहता है, हमेशा बंद रहता है। नंबर अगर कहीं से मिल भी जाए तो कर्मचारी फ़ोन नहीं उठाते। कोई इन्हीं को घर पता है तो वो घर पे पहुंच जाते हैं, तो चलो थोड़ा बहुत काम हो जाए, वरना वो भी इम्पॉसिबल है। चलिए अब ब्लॉक पहुंचते हैं, हम सर्टिफिकेट आने की पूरी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। वहाँ ये कहा जाता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, आपका ये बन जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। जबकि मेरा एग्ज़ाम निकला था, मैंने कहा था सर मुझे इतनी तारीख को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कुछ मुझे हर हाल में देना, पर उस चीज़ों को नहीं सुनी गई। बोला गया कि कर्मचारी से मिलो, ये करो वो करो।
अवेलेबल थे, ऐसा नहीं था वो मुझसे मिल नहीं रहा है, कोई मिल रहा है, पर प्रक्रिया जो है काम की वो नहीं हो रही है। ये सिर्फ मेरा ही कहानी नहीं है, एक्चुअली हर एक स्टूडेंट का कहानी है जो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सिलसिले में आर ओ सी ओ या जिनसे भी मुलाकात होती है काम नहीं हो पाता है। तो कितना ही कहना है। तो इसमें आप अपने जनप्रतिनिधि से कभी मिले या कि मतलब मदद की वो गुहार लगाई कि मेरा नौकरी का सवाल है, और आप इसमें अगर क्योंकि वो इन्वॉल्व होते हैं तो आपको जहाँ तक लग रहा है कि काम तुरंत हो जाएगा? मुझे पुणे का एक पेज चलाते हैं अमन केसी, उनके थ्रू मुझे MLA जो हमारे विजय खेमका है उनसे बात हुई थी। उन्होंने फ़ोन भी उठाया था, पर उन्होंने कहा था कि मैंने आपका डॉक्यूमेंट आगे आर ओ को भेजा हुआ है, पर आर ओ की तरफ से फिर कोई मुझे सांत्वना नहीं मिली कि हाँ आपका बन जाएगा, आपका इतना तारीख को ड्यूटी है, मैं उससे पहले आपको बना दूँगा, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। उनको इन चीज़ों का फिक्र तो नहीं है। मतलब विधायक की बात की कोई वैल्यू नहीं है? नहीं वैल्यू नहीं रही उनकी बात की। तो यहाँ पे यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे विधायक की भी बात की कोई वैल्यू नहीं रखी जा रही है, या तो फिर विधायक जी ने भेजा ही नहीं, ये भी हो सकता है। भेजा तो है क्योंकि उन्होंने आर ओ ने बोला था कि MLA जी का फ़ोन आया था मुझे और बोला आप प्रक्रिया में रहिए, आपका डेट निकल भी जाए, आपका जॉब छूट जाए तब हम आपको बना के दे देंगे, इसको फिर आप ठंडी के मौसम में चला के आप लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ। जब काम ही नहीं आएगा, करियर बनाने के वक्त में काम नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, और जो पूर्णिया की जनता है वो बता पाएंगे कि यहाँ पे बच्चों की स्थिति शिक्षा व्यवस्था में क्या है। शिक्षा जो सरकारी विद्यालय हर जगह है, और अब शिक्षकों को भी समय समय पे भेजा जाता है कि जो आपके आसपास का एरिया है वहाँ बच्चे अगर नहीं जा रहे हैं स्कूल तो उनको पकड़ के लाइए। क्योंकि मैं बहुत सारे विद्यालय में गई तो वहाँ पर देखने को मिला है कि प्रिंसिपल कभी कभी खुद भी जाते हैं और आसपास के बच्चों से मिलते हैं और वहाँ से बच्चों को उठा के लाते, फिर एडमिशन करवाते, जो एक प्रोसेस होता है वो होता है। तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है कि आपको दिखते हैं, जैसे यहाँ बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी स्कूल का टाइम है, तो ऐसे में बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? यहाँ की व्यवस्था क्या है वो आप बता पाएंगे? सबसे पहले तो आपका कोटि कोटि आभार आने के लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा उसी दिन बदलेगा जिस दिन हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बच्चे लोग सरकारी शिक्षा हो अथवा शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो का लाभ लेने लगेगा। उसी दिन हमारा सरकारी स्वास्थ्य और शिक्षा बदलेगा, अन्यथा कोई उम्मीद इनसे मत कीजिए। जैसे कि आखिरी कुछ समय में चल रहा था कि एक सिद्धार्थ सर आए थे, मतलब अभी सिद्धार्थ सर ही हैं, उससे पहले भी एक सर थे जो मतलब शिक्षा व्यवस्था को बहुत बदलाव किए, वो इसमें के पाठक सर। तो काफ़ी उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बदला, क्योंकि बिहार में जैसी स्थिति थी, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, टीचर को कोई मतलब नहीं, टीचर ऊन बुनते रहते थे। ये तो आपको देखा हाल है कि ऊन बुन रहे हैं तो कोई सब्जी ढुलवा रहा है बच्चे से। ऐसी स्थिति को के पाठक ने बदला, उसके बाद अब सिद्धार्थ सर आए। तो अभी जो ये बदलाव का शुरुआत हुआ है, तो इस बदलाव के लिए जो आप क्या कहेंगे? उनको पहले तो धन्यवाद देने की तो ज़रूरत है क्योंकि बिहार की जैसी व्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग भी किसी मजबूरी में कभी पद हट जा रहा है उनका, मतलब क्योंकि जो काम करने आए हैं उनसे अगर अचानक पद ले लिया जाए या फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इससे क्या समझ में आता है आपको? जिस समय आपको के पाठक दिखे उस समय तो सिचुएशन कुछ ना कुछ बदला था शिक्षा के प्रति, लेकिन अभी फिर वही 90 वाला हाल चला आया है। सिद्धार्थ सर भी कभी अचानक वीडियो कॉल कर दे रहे हैं कि आप स्कूल वीडियो में कॉल तो कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन धरातल का नहीं बदला है, फिर वैसा ही सिचुएशन है अभी भी। ज़बरदस्ती शिक्षक लोग लाते हैं घर से बच्चे, फिर वो लोग कुछ देर के बाद भाग जाता है घर से, स्कूल से खिचड़ी खा के। बस अभी तो एक लूट योजना चला है बिहार सरकार का, खिचड़ी योजना। बस शिक्षक और बनाने वाले जो हैं वो लोग अपना काम कर लेते हैं, चले जाते हैं। खिचड़ी व्यवस्था से याद है कि आप रात के वक्त खाना भी बांटते हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि आप खाना भी बांट रहे हैं, और वो वितरण में आप कितने दिनों से कर रहे हैं चीज़? जैसे हमारी संस्था है जैसे कि सेवा द्वारा संचालित नव भारत सामूहिक रसोई, आज लगातार 661 दिनों से रात्रि का भोजन असहाय, दिव्यांग, मानसिक ऐसे लोग जो कि शहर में भटकते हैं, जो डस्टबिन से चुन के खाते थे, ऐसे लोगों को खाना रात का मुहैया कराते हैं। और रही बात स्कूलों में खाना की, तो ये सरकार को ये खाना की व्यवस्था बंद कर देनी चाहिए। उनको दूसरी और पैसा की व्यवस्था करे, जो कि यहाँ पे लोग जो है कि बच्चे जो है खाते हैं, खा के चले जाते हैं, खाना का क्वालिटी भी ठीक नहीं रहता है। ये हम खुद देखे हैं कई स्कूलों में जो कि खाना में कीड़ा बहुत सारा चीज़ मिलता है, बेहतर क्वालिटी का खाना नहीं मिलता है। और गार्जियनों को भी जो है उनको भी जो है एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, सरकार भी नहीं चाहती है कि बिहार के एक एक बच्चे जो शिक्षित हो
क्योंकि शिक्षित हो जाएंगे तो फिर हम लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगेंगे। और लोग जो है, लोगों की मानसिकता है कि हम निजी विद्यालय में ही अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो ये संभव नहीं है। आज से हम लोग भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ के बड़े हुए हैं और पहले की जो व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था अभी नहीं है। हालांकि लोग बोलते हैं कि लालू के समय में जो है कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बदतर थी, तो हम लोग उसी, आप भी शायद या हमारे बहुत बड़े पदाधिकारी हैं वो सब भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं। अभी के बच्चे क्यों नहीं सरकारी स्कूल से पढ़ के आगे बढ़ते हैं? अभी तो पेरेंट्स के भी दिमाग में मानसिकता आ चुकी है कहीं ना कहीं। आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक तो पेरेंट्स के दिमाग में जो मानसिकता आ गई कि मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, निजी विद्यालय में पढ़ेंगे, और निजी विद्यालय में कहीं ना कहीं शिक्षकों को उनके प्रिंसिपल की तरफ से बहुत ज़्यादा ही प्रेशर भी रहता है कि आपको ये करना है, आपको ये मतलब बच्चों के लिए प्रोजेक्ट तैयार करना है, वहाँ पर टीचर्स को भी काम रहता है। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं बिहार में बहुत सारे टीचर्स बाहर से भी आ रहे हैं तो BPSC के थ्रू। तो ऐसी स्थिति में अब अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं सरकारी विद्यालय में, कहाँ कमी रह रही है? क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि फीस के लिए प्राइवेट स्कूल की जब फीस की बात आती है तो उसमें भी हो हंगामा होते रहता है कि फीस बढ़ा दिया गया। फीस बढ़ाने के लिए लोग हंगामा कर रहे हैं, लेकिन जब सरकारी विद्यालय में आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, पढ़ाई के साथ खाना भी मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है, और शिक्षक अब BPSC के थ्रू आ रहे हैं, तो सरकार ऐसा एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है कि जो आपके जो नेता है जो सरकारी पैसे पे ही पल रहे हैं, सीधी सी बात ये है, या फिर नेता मंत्री जो भी अधिकारी को ही आप ले लीजिए, उनके बच्चे वहाँ नहीं जा पा रहे, तो सरकार इसको लेके सख्त से सख्त नियम अगर बनाए तो क्या शिक्षा व्यवस्था बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। सबसे पहले कि हमारे जितने भी सरकारी विभाग के या राजनीति मंत्री, विधायक, MLA जो अपने बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दें तो ये छोटे छोटे बच्चे जो अभी रोड पे भटक रहे हैं ये भी स्कूल में नजर आएंगे, क्योंकि इनके अभिभावक भी जानते हैं कि वहाँ पे कुछ है नहीं, और तो हम अपना बच्चा को भेज के क्या करेंगे। तो सरकार को ऐसा कुछ कानून बनाना चाहिए कि हमको लगता है कि अगर सरकारी स्कूल के टीचर हैं तो उनके बच्चे खुद निजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं और उनके पिता जो है सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को सबसे पहले जागरूक करने की जरूरत है। बिल्कुल। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऐसे हम लोग एक दूसरे से बात करके तो ये बातें नहीं पहुँचा पाएंगे। हमारे जनप्रतिनिधि के लिए बहुत बड़ा एक मतलब मौका है कि अगर आप इस बात को वहाँ तक पहुँचाते हैं और जब हमारी बात वहाँ सुनी जाएगी, वहाँ रखी जाएगी, लोग सुनेंगे और समझेंगे, और जब ये बच्चे विद्यालय में दिखेंगे ना तो बिहार का असली जो ग्रोथ होता है ना, जो बिहार का असली शिक्षा व्यवस्था बदलेगा, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था बदलेगा। हम लोग बोलते हैं कि हाइजीन बहुत मेंटेन करना है, ये करना है, लेकिन ये बच्चों के लिए क्या कहेंगे? तो ऐसे बच्चों के लिए सरकार को, जनप्रतिनिधि को, और हम लोग चाहते हैं कि सुधार हो, इनको भी फ़ायदा, इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इन बच्चों के लिए। देख सकते हैं कि अब युवा की बात हम करते हैं तो युवा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं अमन जी, जो कि यहाँ पे पूर्णिया में एक ऑफिशियल पेज के थ्रू कहीं ना कहीं जागरूक भी कर रहे हैं, और दूसरी बात ये भी है कि बहुत मदद भी कर रहे हैं, क्योंकि कई बार मेरी भी बातें हुई है तो मदद को ही लेकर हुई है। तो हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, क्योंकि जब भी हमारी बात है मेन फोकस हमारा स्वास्थ्य रहा है, तो आज इसलिए इनसे बातचीत हमारी स्वास्थ्य को ही लेकर होगी। पूर्णिया का स्वास्थ्य व्यवस्था जैसा रहना चाहिए वैसा नहीं है। यहाँ पे GMCH बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया, बस लोगों को वैसा इलाज नहीं मिल पाता है जैसा मिलना चाहिए। जो भी गरीब लोग इलाज के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में, उनको पटना या दिल्ली या सिलीगुड़ी रेफर कर दिया जाता है, पर उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो भाड़ा भी लेके आगे जा पाए इलाज करवाने के लिए। तो हम यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि, इन लोगों से हम लगातार बात करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ में स्वास्थ्य सेवा में जो भी सुधार होना चाहिए आप करिए। अगर ये लोग नहीं करते, अभी भी हम कुछ दिन में मिलने वाले, अगर ये लोग नहीं करते तो फिर हम लोग जहाँ तक जाने का प्रयास होगा करेंगे। अगर नहीं हो पाया कुछ भी तो हम लोग एक आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है। स्वास्थ्य में ही आज सबसे ज़्यादा लोगों को पैसा लगता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य में पैसा भी लगता है, कई कई पैसा रहते हुए भी जब आपको व्यवस्था नहीं मिलती है उस टाइम आपको समझ में आता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति क्या है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था में आप पूर्णिया का तो देख ही रहे हैं, बहुत बार आप पटना से जुड़ी हुई बातें भी जब सामने आती हैं तो क्या उसमें आप, क्योंकि हम बात जनप्रतिनिधि की इसलिए भी कर रहे हैं बार बार, क्योंकि हम विधानसभा चुनाव को ही देख के हम यहाँ आए हैं, तो क्या जनप्रतिनिधि की तरफ से स्वास्थ्य में कोई मदद मिलती है कभी? जनप्रतिनिधि की तरफ से तो ज़्यादा मदद नहीं मिल पाती है। अगर मदद मिलता तो लोगों का भला जरूर होता। चुनाव के समय बहुत बड़ा वादा किया जाता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट धरातल पे कुछ नहीं हो पाता। आखिरी समय में क्या क्या वादा हुआ था? आखिरी समय में बहुत सारा वादा हुआ था कि हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, रोड बना देंगे, पर आप हम अपने पूर्णिया में भी आपको बहुत जगह पे दिखा देंगे ऐसा रोड। एग्जाम्पल हम आपको यहाँ देते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े नेता आते हैं जाते हैं, बस यहाँ का आप रोड का हाल देख लीजिए। बिल्कुल, लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना तो
बारिश का दिन में करना पड़ता है। बारिश के दिनों में ये बताइए यहाँ जो बाढ़ की स्थिति बनती है, क्योंकि सीमांचल क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, ठीक है, तो इसमें जो बाढ़ का जब माहौल बनता है तो इसमें क्या क्या मदद मिलती है? क्योंकि एक बार आपको याद होगा कि आपकी राजधानी से एक खबर आई थी कि जिस गली में पानी भरा वहाँ एक मंत्री साहब रहते थे और वो भी उस जनता को छोड़ के निकल लिए थे नाव पकड़ के। तो यहाँ का क्या स्थिति रहता है? देखिए यहाँ पे बाढ़ जब भी आता है तो यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि उतना एक्टिव नहीं दिखते हैं बाढ़ के समय में, कुछ दिखते हैं बट उतना नहीं दिखते हैं जितना दिखना चाहिए था। हम तो एक पेज चलाते हैं तो हमको बहुत अच्छा से पता है, हमको फ़ोन भी आता है। लोगों को बाढ़ में सबसे ज़्यादा समस्या होता है, किसी का घर कट जाता है, किसी का पूरा सामान ढह जाता है, पर जितना जुर्माना मिलना चाहिए सरकार की तरफ से उतना नहीं मिल पाता है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि उतना लंबा प्रोसेस का वेट करें। तो जो भी हो काम उनका तुरंत में होना चाहिए। अगर किसी एरिया में बाढ़ आ रहा है तो उनको पैसा तुरंत मिलना चाहिए, जो भी मुआवजा का होता है, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। बहुत लोग तो पानी पी के रहते हैं बाढ़ का समय में, उनको खाना भी नहीं नसीब होता है। हाँ, क्योंकि हर साल अब यहाँ पे तो एक तो नियम बन गया है, क्योंकि हम लोग कोसी के इतने पास हैं, ये तो नियम बन गया है कि हमारे यहाँ बाढ़ आना तय है। स्वास्थ्य विभाग का एक समस्या है वो। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्णिया में जैसे स्वास्थ्य विभाग एक हब कहलाता है स्वास्थ्य यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर 1000 पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड है तो उसमें 50% फर्जी पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड है। इस पे प्रतिनिधि को अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और दूसरी कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में जो जितने भी जो सरकारी डॉक्टर हैं उनके निजी क्लिनिकों पे भी रोक लगाना चाहिए, तभी स्वास्थ्य विभाग में कुछ सुधार दिखे। हाँ, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कोई सरकारी विभाग में भी है और अपना अलग से निजी भी चला रहे हैं। इन सब चीज़ों पे तो सरकार को अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और आज हम पूर्णिया में मौजूद हैं, पूर्णिया की जनता की बातों को हम अपनी तरफ ले जा रहे थे और आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये जो 5 साल का समय होता है ना, बहुत कीमती होता है, क्योंकि इस 5 साल में आप उनको चुन के वहाँ खड़े करते हैं। जहाँ पे आपको पूर्णिया को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको रिप्रेजेंट वही कर रहे होते हैं। वो 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होता है और हर चीज़ में महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि वो नेता है तो हमको इस चीज़ में समर्थन दे या फिर किसी भी चीज़ में वो मेरे साथ खड़े हो जाए। वो मेरे साथ मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं हो, मेरे मरनी में नहीं आए, लेकिन वो वैसे जगह पे ज़रूर समर्थन में खड़े हो जहाँ पे मुझे ज़रूरत हो। जैसे कि स्वास्थ्य, वो किसी भी घर में जब ज़रूरत पड़ती है तो वो सबसे कमज़ोर इंसान हो जाता है। और ऐसे में अगर आपके साथ आपके जनप्रतिनिधि नहीं खड़े होते हैं तो ये बहुत ताजुब की बात है कि उनको 5 साल का, क्योंकि वो जो 5 साल होता है उनके लिए, और यहाँ तो 10 सालों की बात है, तो 10 साल में अगर आप एक पहचान नहीं बना पाए, अपनी जनता से नहीं जुड़ पाए और सिर्फ इलेक्शन के समय वोट मांगने आते हैं, तो ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए ये बहुत ही शर्म की बात होगी कि उनकी जनता 10 सालों में भी उनसे कहीं ना कहीं नाखुश है। तो आगे की खबरों के लिए बने रहे द बिहारी जनसेवा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।